हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक देखेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित भी मैंने एक संकलन तैयार किया है, उसे जल्द ही लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तो डीएसएसबी टीजीटी के अंतर्गत जो भी पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं उन पर मैंने एक बार विचार किया था, जिसमें कि कई सवाल पारंपरिक ढंग के आ रहे हैं, तो कई कथनों से संबंधित सवाल हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिनको कि सुमेलित करने के लिए कहा गया था, और एक सवाल पैराग्राफ से संबंधित भी आ रहा है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न हो रहे हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित भी इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित चैनल पे वीडियोज उपलब्ध हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बाकी इस प्रैक्टिस सेट में हम अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलते हैं, पहले सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो अब भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है, तो इसमें सही जवाब है अवधी। बाकी ये तीनों विकल्प जो हैं सब बिहारी से हैं। अवधि किससे है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न, सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है इसमें, दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दिया गया है कि दोहा को वैसे ही दुहा कहा जा सकता है जैसे कि गाथा को गाहा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है, तो इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है पंक्तियों से संबंधित कि संदेशडऊ सविथरऊ हऊ कढ़ंग ढंग असमथ मड़पिय इकत्ती बलये डई वेवी समाणा हथ। देख रहे हैं कि ये अपभ्रंश में लिखा गया दोहा है और पूछा जा रहा है कि ये किसका दोहा है। सही जवाब है अब्दुल रहमान का है, जिनका कि समय 12वीं सदी के आसपास में माना जाता है और इनकी फेमस रचना का नाम है संदेश रासक। अगला जो प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है गुरु नानक। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप का कवि नहीं है। आप जानते हैं कि अष्टछाप जो है इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, विट्ठलनाथ के द्वारा हुई थी। विट्ठलनाथ जो बल्भाचार्य के पुत्र थे। इस तरीके से 4 शिष्य बल्भाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के मिलाकर अष्टछाप बना हुआ था। ठीक है, जिसमें कि मैंने एक सूत्र भी बताया था KSPK और GNCC। इन सूत्रों के माध्यम से अष्टछाप के कवियों को आप याद कर सकते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो ध्रुवदास, जो कि अष्टछाप कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो तीनों नाम दिए गए हैं वो सब अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुम नीके दुहि जानत गैया चली कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सही जवाब है कुंभन दास की है। अक्सर जब हम कृष्ण और गोपियों गोकुल इत्यादि से कोई प्रश्न देखते हैं तो लगता है कि ये सूरदास की रचना होगी, लेकिन यहाँ पर कुंभन दास इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान चरित का रचयिता है। हनुमान चरित, ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है रायमल पांडे। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है मतिराम। ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। अभी ये यूपी PGT हिंदी 2021 के एग्जाम में आया हुआ था, तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। अगला प्रश्न है कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित कीबो खेल कर जानो है। अक्सर आप परीक्षाओं में देखेंगे ये आखिरी पंक्ति ज़्यादा पूछी जाती है कि लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। रीतिकालीन कवि ठाकुर की ये पंक्तियाँ हैं। ठाकुर जो कि रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, जो कि घनानंद बोधा आलम ठाकुर, इन सब का नाम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिए इस पंक्ति को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का नहीं है। आप जानते हैं कि भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल नाम से कुछ कवियों का ग्रुप बना हुआ था, उसमें से कौन नहीं है? सही जवाब है राजा लक्ष्मण। राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों हिंदी उर्दू विवाद के अंतर्गत भाषा पर विचार करने वाले प्रमुख लेखकों में से एक हैं। लेकिन यहाँ पर ये भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों नाम दिए गए हैं सब भारतेंदु मंडल में हैं, और सबकी एक एक पत्रिकाएं भी हैं। आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि किसकी कौन सी पत्रिका है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और काफ़ी फेमस हैं। हो सकता है कि इनकी पत्रिकाओं से संबंधित भी प्रश्न आ जाएं, और मैंने पत्रिकाओं से संबंधित कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, ज़रूर जाकर देखिए। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि पत्रिका से संबंधित वीडियोज़ को भी बनाइए, तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। जितने भी आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए वो लगभग 80% के आसपास में मैंने अपलोड किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि रस कलश किसकी रचना है? तो जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा, कई बार परीक्षा में हरिऔध का पूरा नाम पूछ लेता है और किस युग के हैं ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था, मतलब खड़ी बोली में, प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था, और इनका उपनाम हरिऔध है, जबकि पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, क्या है जो तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों के समोए हूँ। ठीक है, तो ये पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि किसकी रचना है। सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही जवाब है रघुवीर सहाय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, मतलब शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें सही जवाब है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी का प्रकाशन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया है। कठगुलाब ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। आवा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। और चाक जो है ये पुष्पा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। तो इन सारे उपन्यासों में सबसे पहला जो उपन्यास है वो है मित्रों मरजानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है, तो किस नाटक में दो प्रसंग लगातार चल रहे हैं? तो सही जवाब है एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो आप देख रहे हैं नाटक से इस पंक्ति को उठाया गया और पूछा गया है कि किस नाटक से है। तो इसका जो सही जवाब है वो स्कंदगुप्त से है, और इसको जो बोलने वाले हैं वो हैं मातृगुप्त। इसका एक पात्र है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि मातृगुप्त का संबंध किस नाटक से है, तो आपका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त से। अब विकल्प में दिया गया है चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन सन 1931 में, 1928 में स्कंदगुप्त का, 1933 में आपका ध्रुव स्वामिनी का। तो कई बार इनके प्रकाशनों से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। अगला प्रश्न है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने कि मैला आंचल नाम से कालजयी उपन्यास भी लिखा है और आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो चार कथन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही जवाब है वो है डी है, अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था। बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देख रहे हैं ये निराला का द्वारा लिखा गया है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और इस ऑप्शंस को देखना होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? आई ए रिचर्ड्स यहाँ पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र से एक प्रश्न आ गया है। तो कई बार DSB TGT के परीक्षाओं में या PGT की परीक्षाओं में भी एक दो प्रश्न आ जा रहे हैं काव्यशास्त्र से भी। ठीक है, 2015 या 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो 50 प्रश्न के ऊपर थे काव्यशास्त्र से, तो इसको भी इग्नोर करके नहीं चलना है। प्रश्न के अनुसार आई ए रिचर्ड्स
की जो रचना है कौन सी नहीं है? तो सही जवाब है कल्चर एंड एनार्की, इनकी रचना नहीं है। बाकी जो ये तीनों रचनाएं हैं वो सब आई रिचर्ड्स की हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रचना काल और जीवन क्रम से संबंधित कई वीडियोज लेक्चर मैंने अपलोड किया है, जाकर आप ज़रूर देखिए। आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर देखिए, समय निकाल कर देखिए, कोई प्रेशर या दबाव नहीं है कि उसको जाकर देखिए। और जो भी मैं सामग्री अपलोड करता हूँ उसको ज़रूर एक बार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा ये कोई पेशेवर या इस तरीके का चैनल नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ये शौक़ है कि आप लोगों से मैं जुड़ा रहूं और नई नई जानकारियां आपको देता रहूं और परीक्षा से संबंधित एक मेंटर की भूमिका निभाता रहूं। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है और मेरे चैनल से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे चैनल हैं हिंदी के, लेकिन आप 2 जगह के ब्रांड्स BHU JNU से पढ़े हुए एक टीचर से पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी अपने काम के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर करिए, वही मेरा हौसला बुलंद करता है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी सीरियस हैं और लगातार मैं उनसे सीखता रहता हूँ। वो कमेंट्स कर मुझे मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को बताते हैं। अगर आंसर की के बारे में मैं कुछ गलत भी बता दिया हूँ तो उसको वो करेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से संवादात्मक शैली में ही पढ़ाई होती है। दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सामने से खुद बोल कर पढ़ाऊँ। अभी मैं PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा ठीक होंगी मैं एज ए टीचर के रूप में जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए, अभी प्रश्न पर मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा भाव विभोर हो गया, आप लोगों को बताने की कोशिश करने लगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 रचनाओं का नाम दिया है, दोहा कोश, श्रावक 4, संदेश राशक, कीर्तिलता। तो इसका जवाब होगा ए सही हो जाएगा। दोहा कोश जो सरापा की रचना है, श्रावक 4 देवसेन द्वारा लिखी गई है, संदेश राशक अब्दुर्रहमान कीर्तिलता जो है विद्यापति की है। तो 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी और 14वीं सदी की रचनाएं हैं, तो इनका क्रम यही होगा 8, 10, 12, 14। ठीक। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? फिर से उसी टाइप का प्रश्न आ गया। तो इसमें कुतुबन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह का नाम दिया गया है और इन्हीं के आधार पर सही जवाब देना है। तो अभी तक ए और बी तो नहीं सही है, बाकी नीचे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सी ऑप्शन है ये सही है क्रम के अनुसार। कुतुबन है, उस्मान है, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ठीक। अगला प्रश्न आ गया कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम के अनुसार ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद, ये सब रचनाएं दी गई हैं और इसमें ए ऑप्शन ही सही है। बाकी सब इधर उधर उसको घुमाकर ऑप्शंस बनाने की कोशिश की गई है। ललित ललाम जान रहे हैं आपकी मतिराम की रचना है, भाव विलास देव की रचना है, श्रृंगार निर्णय चिंतामणि की, जगत विनोद जो रचना है ये पद्माकर की है। तो इस तरीके से आप रचनाकारों और रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो कथाकारों का इसमें नाम दिया गया है और जन्म क्रम के अनुसार बताना है। तो नाम है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका डी है। पहले भगवती चरण वर्मा आएंगे, फिर जैनेन्द्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है, फिर आखिर में अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। कहानियाँ दी गई हैं, उनका सही अनुक्रम पूछा गया है। तो इंदुमती है मकरील, उसने कहा था कफन। तो आप जानते हैं इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन प्रेमचंद और मकरील यशपाल की कहानियाँ हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न आ गया पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कि उनका सही क्रम क्या है, सही अनुक्रम क्या है? पत्र पत्रिकाओं में नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल समकालीन भारतीय साहित्य, इनका नाम दिया गया है। इनका जो सही अनुक्रम है पहले सारिका है जो कवि कमलेश्वर द्वारा संपादित हुआ करती थी और बम्बई से निकलती थी। ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं वर्तमान समय में भी निकलती रहती है। इसके संपादक को आप ध्यान में रखिए, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। ठीक है। रविंद्र कालिया कवि इसके संपादक हुआ करते थे। तो इस तरीके से इन जो पत्रिकाएं दी गई हैं इनके संपादकों को भी ध्यान में रखिए। बाकी जो क्रम है उस पहले सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। अगला जो प्रश्न है वो भीष्म साहनी के नाटकों के प्रकाशन काल के आधार पर पूछा गया है। तो एक चीज़ तो आपका क्लियर होगा कि जो भी नाम दिया गया रहेगा ऑप्शंस में वो सब भीष्म साहनी के ही नाटक रहेंगे। बाकी उनका क्रम देखते हैं। ए जो दिया गया है क्रम सही नहीं है और बी भी क्रम सही नहीं है। सी में है
पहले हानु से, फिर मुआवजे है, फिर आलमगीर है, फिर माधवी। और ये जो चारों नाटक दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, लगातार परीक्षाओं में ये पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के, अभी तक हम पुरुष नाटककारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर महिला नाटककारों के बारे में पूछा जा रहा है और सही अनुक्रम उसका क्या है। बिना दीवारों का घर, जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। तो ये सब इम्पोर्टेंट नाटक भी हैं और इनके रचनाकारों का नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इसका जो सही ऑप्शन है बिना दीवारों का घर, ये मनु भंडारी, ठहरा हुआ पानी को देख लीजिएगा आप, जो राम रचि राखा इमरलाल पांडे का है। नेपथ्य राग इस रचनाकार के नाम को भी देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब है बी। बाकी मैं इनका नाम इसमें लिख दूंगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से भी। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। अब इसमें 4 रचनाएं दी गई हैं। संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध। तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका डी है कि पहले संपत्ति शास्त्र जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा, और जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो ये सही ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अब यहाँ पर ग्रंथों का जो नाम दिया गया है वो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें कि ऑप्शन में ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण इत्यादि का नाम दिया हुआ है। सही ऑप्शन है इसमें काव्यादर्श दंडी, काव्य मीमांसा राजशेखर, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरीके के अगर प्रश्न आए तो पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपको सही ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसका आप मिलान कर सकते हैं पहले उसे मिलाइए। हो सकता है कई बार परीक्षाओं में एक ही ऑप्शंस मिलने के बाद सारे आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाकी 1, 2, 3 मिलने पर भी मिल जाते हैं। कई बार थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न आ जाता है, तो इसको हल करते समय आपके 2 तरीके के प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहला तो आप सुमेलित कर रहे हैं, दूसरा आप उन रचनाकार और रचनाओं से भी परिचित हो रहे हैं कि कौन किसकी रचना है, ठीक है। कई बार लगता है कि सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद ही परीक्षा में बैठनी चाहिए, लेकिन कई बार आप IQ लेवल और प्रेजेंस ऑफ माइंड के दृष्टिकोण से भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। कंप्लीट तैयारी कभी किसी की नहीं होती है, बाकी क्वेश्चंस को देखने के बाद ही हम पेपर को हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे आ रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का, तो तुरंत मैंने मिला लिया। डी का क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ बगल में आप लिख लीजिए। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए का क्या हो गया, 2 हो गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, बी का क्या होगा, IV हो गया। और उत्तरी भारत की संत परंपरा ये हो गया आपका सी का हो गया 1। तो इस तरीके से होना चाहिए 2, 4, 1, 3, ठीक, 2, 4, 1, 3। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि 2, 4, 1, 3 कहाँ पर है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा नीचे दिया गया है। 2, 4, 1, 3 इसका सही जवाब होगा बी, ठीक है। इसी तरीके से मिलता जुलता अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इससे केवल आपके क्वेश्चन नंबर 32 नहीं तैयार हो रहे हैं, बाकी कई प्रश्न इसमें आपके तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में 1 लाइनर भी सवाल इससे आ जाए। तो इसमें पूछा गया कि श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय, राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो शिव संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, संकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा बल्लभी संप्रदाय श्री हित जी, ठीक है। तो बगल में लिख लीजिए, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। तो कई बार क्या होता है कि ये डी है, हो सकता है कि एक ही दिया हो इसमें। तो देखते हैं ऑप्शंस में होना चाहिए हमारा 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5। देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है 1, 3, 4, 5, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको वी पता चल जाए तो आपका पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परीक्षा को धैर्य से देने की ज़रूरत होती है। आप कंप्लीट तैयारी नहीं रहे तो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। अभी UP TGT PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था, कई हमारे मिलने वाले जो कि कभी नहीं पढ़ कर गए थे वो भी 120, 115, 119 सवाल सही कर आए हैं। तो क्या कहा जाए इस पर। अगला जो प्रश्न है
कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाएं दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए मुझे आ रहा है कि भूषण की जो रचना है वो है शिवा बावनी, तो सी का हो गया आपका 2। फिर रसलीन का है अंग दर्पण, तो डी का क्या हो गया 1। फिर मतीराम का है रसराज, तो मान लीजिए बी का हो गया आपका 4। और ए बच रहा है काव्य प्रकाश, ए हो गया आपका वी। ठीक है, ध्यान रखिए काव्य प्रकाश मम्मट की भी रचना का नाम है, और हिंदी में अगर आप देखेंगे आचार्यों की बात करेंगे तो चिंतामणि की भी रचना है। तो मेरा हम लोगों का ऑप्शन जो होगा सही होना चाहिए 5 4 2 1। अब देखते हैं 5 4 2 1, ये ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जिसमें रचनाएं दी गई हैं उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इसमें आ रहा है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर, तो मैंने लिख लिया डी का 5। अब इसमें देख रहे हैं कि एक ही तरीके की 2 रचनाएं, कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल चरित। ठीक है, तो ये तो माइनर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कुमार पाल चरित जो है वो हेमचंद की रचना है, तो सी का क्या हो गया 1 हो गया। और बी प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो हैं मेरुतुंग, तो बी का हो गया आपका 2। और ए का हो गया सोम प्रभु सूरी। तो अब क्लियर हो गया होगा कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, कुमारपाल चरित किसकी रचना है। तो क्लियर हो गया होगा आपका, ए का हम सही मानेंगे 3। मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए। आप लोग सारे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर एक नज़र दौड़ाइए, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई इसमें फालतू मैंने अपलोडेड नहीं किया हुआ है, आपके लिए ही समर्पित हैं, तो ज़रूर देखिए एक बार। देखिए इस प्रश्न का सही हमको आंसर होना चाहिए 3 2 1 5। तो देखते हैं इसमें 3 2 1 5 कहाँ पर है। 3 2 1 5 ए ऑप्शन ही सही हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सही जवाब होगा ए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पत्रिकाओं से संबंधित सवाल आ गया और उनको सुमेलित करना है। तो आप सरस्वती पत्रिका देखेंगे तुरंत महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी का क्या हो गया 1 हो गया। प्रेमचंद हंस के संपादक थे, तो बी का हो गया वी। हरिश्चंद कवि वचन सुधा, तो ए का हो गया आपका आई वी। और डी का ऑप्शन आपका सही हो गया, डी का 3 होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक के संपादक थे अज्ञे। तो इस हिसाब से 4 5 1 3 हम देखते हैं ऑप्शन में 4 5 1 3। तो 4 5 1 3, तो एक ही मात्र इसमें ऑप्शन दिख रहा है डी। 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है जो कि करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार हो गया होगा कि सरस्वती, महावीर, कवि वचन, हरिश्चंद्र, ठीक है, प्रेमचंद, हंस, आज्ञे, प्रतीक, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान करना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ग्रंथ दिए गए हैं, रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो मान लीजिए आपको आ रहा है कि डी श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, तो डी का क्या हो गया 5 हो गया। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन, सी का आई हो गया। फिर कला काव्य कला और अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद का है, तो ये हो गया ए का हो गया 3। ठीक है, और लिखा है शेष स्मृतियाँ, ये रघुवीर सिंह की है, तो बी का हो गया आपका 1। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 3 1 4 5। देखते हैं 3 1 4 5, तो इसका जो सही जवाब है 3 1 4 5। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियाँ दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है। तो पहली पंक्ति है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना आनंद। तो तुरंत अगर आप कामायनी पढ़े रहेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये क्या है, प्रसाद की रचना है। होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये निराला की है राम की शक्ति पूजा। तो आप देख रहे हैं कि ए प्रसाद, बी निराला होना चाहिए। अगला जो इसमें 2 और ऑप्शन हैं, मौन भी अभिव्यंजना है, ये किसका है, अज्ञेय की है। ठीक, और परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये किसका है, मुक्ति बोध का है, अंधेरे से लिया गया है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शंस होने चाहिए उसकी शुरुआत 3 से होनी चाहिए। देखते हैं इसमें 3 से कौन है, इसमें सही ऑप्शन है वो बी होना चाहिए,
ठीक है। जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय और मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि पात्र दिए गए हैं और नाटकों के साथ उनका सुमेलन करना है। तो थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल है, कई बार टेढ़े सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है कि आपको मान लीजिए आ रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक का जो पात्र है वो पर्णदत्त है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का हेम्र। माधवी का है ओक्काक। कलंकी का है डालव। तो इसमें आपको रचना नाटककारों का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन किसकी रचना है। ठीक है, जैसे पहली जो रचना है सुरेंद्र वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद, और ये भीष्म साहनी की। बाकी इन दो रचनाओं को भी खोज लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होना चाहिए, ए का 2 होना चाहिए और बी का 1। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ए का 2 और बी का 1। तो देख रहे हैं ए का 2 यहाँ पर, बी का 1 है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब कौन सा है, बी है। अगला प्रश्न है वो भी सुमेलित करना ही है। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको तुरंत आना चाहिए कि पृथ्वीराज की आंखें किसकी है, ये राम कुमार वर्मा की है। फिर जोंक किसकी है, ये है आपकी उपेंद्र नाथ अश्क की। तो ए का 3 खोज लीजिए, ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2। तो इसका जो सही जवाब है आपको हो जाना चाहिए ए। ठीक है, बाकियों का आप देख लीजिए। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, इसके जो रचनाकार हैं वो सेठ गोविंद हैं। प्रतिभा का विवाह, उसके हैं प्रतिभा का विवाह सी का 1 भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वन लाइनर भी सवाल आ जाए तो आप हल कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, इसको भी मिलान करना है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मान लीजिए अभी मैंने रसकलश के बारे में चर्चा की थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रसकलश, तो सी का आपको 2 होना चाहिए। फिर हिंदी नवरत्न के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मिश्र बंधुओं की रचना है, सन 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 9 कवियों के बारे में चर्चा की गई है, उन 9 का भी नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर डी का क्या हो गया, 1 होना चाहिए। और रस पीयूष निधि जो कि सोमनाथ की रचना है, तो बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद, एक तो अभिव्यंजनावाद है जो कि क्रोचे का है, लेकिन काव्य में अभिव्यंजनावाद आपका आ गया लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। सुधांशु इनका उपनाम है, तो ध्यान में रखिए। तो ए का होना चाहिए 4। तो इस तरीके से 4 3 2 1 देखते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आ रहे हैं, एक तरफ कथन दिया जाएगा और दूसरी तरफ उस तर्क के आधार पर पूछा जाएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं कि 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। ये क्या सही है कि गलत है? ठीक है, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन को आज़ादी मिला है। तो एक तरीके से ये तो नहीं सही है, गलत है, और ये भी गलत है। तो दोनों जो इसमें आंसर होंगे वो गलत में आएंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता ही एकमात्र पहचान नहीं है आधुनिकता की, या फिर 2 मूल्यों की टकराहट के माध्यम से। और जो मोहन राकेश हैं केवल व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा नहीं करते हैं, अन्य उनके भी मुद्दे हैं उनके नाटकों के। अगला जो प्रश्न है कि इसमें जो दिया गया है, विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। ये सही है, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। ये भी सही है। तो इस तरीके से इसके दोनों ऑप्शंस क्या हैं, सही में आएंगे। अगला प्रश्न है जो स्थापना के रूप में दिया गया है, ठीक है, कि प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं होते। ये भी सही है। और राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। ये भी सही है। तो एक प्रश्न इसमें आपका और बन जा रहा है कि कार्यत्री प्रतिभा के बारे में चर्चा किसने किया है, तो इसका सही जवाब है राजशेखर। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है कि गुण मुख्य रूप से रस के धर्म पर है, इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। ये क्या है, सही है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। ये सही है। आप जानते हैं कि कामायनी
को रूपक काव्य कहा जाता है, इसी तरीके से पद्मावत को भी रूपक काव्य कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो इसमें तर्क दिया गया, क्योंकि उसमें रूपक अलंकार की ही बहुलता है, जो कि गलत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा बी। डीएसएसबी परीक्षाओं में कुछ पैराग्राफ्स भी दिए जा रहे हैं, तो उन पैराग्राफ्स के आधार पर भी प्रैक्टिस कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ यहाँ पर है कि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। पैराग्राफ बड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख करें, कहा करें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन। सहृदयता भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वो दिया गया था पैराग्राफ, और पैराग्राफ काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। और परीक्षा की एक खास विशेषताएं ये होती हैं कि जिसमें पैराग्राफ होता है उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलता है। जितना पढ़ाई करते हैं बल्कि उससे नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन परीक्षा में बैठते हैं और पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो लगता है कि कितनी अच्छी बातें कही गई। इसमें अतीत मोह के बारे में चर्चा की गई है और अतीत की महत्ता के बारे में जो भी पैराग्राफ दिया गया है कि क्या, कई लोग बोलते हैं कि अतीत को भूल जाओ, नए तरीके से शुरुआत करो, लेकिन क्या अतीत को भूलना सही है? इन्हीं पर आधारित एक यहाँ पर दिया गया है। अब सवाल पूछा जा रहा है, उस सवालों पर मैं ध्यान देता हूँ और आप लोग भी दीजिए कि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। ठीक है, हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास्ट में हुए हैं उनसे हम कैसे सबक लें, क्या सीखें और वर्तमान को ठीक करें, फिर भविष्य को भी ठीक करें। ठीक है, हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं पुराने पेपर्स को? इसीलिए हम पढ़ते हैं कि पिछली बार कैसा पेपर आया था। हो सकता है कि जब आप परीक्षा में बैठें तो पेपर थोड़ा सा टर्न ले, लेकिन अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो टर्न को भी आप संभाल लेंगे। जैसे क्रिकेट में होता है कि कई जो पिच बनाई जाती हैं वो टर्निंग पिच होती हैं, कई पिचें फास्ट होती हैं। ठीक है, तो दोनों पिच पे खेलने का अनुभव होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, मनुष्य हमें वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव क्या है? वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका भाव क्या है? तो ये है कि हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कि अशांति किसका परिणाम है? अशांति किसका परिणाम है? तो सही जवाब है अतीत की विस्मृति का। अगला प्रश्न है, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। अगला प्रश्न है, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या होता है? वो होता है अतीत की विस्मृति। तो इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्नों को देखा और उसके आधार पर टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की तैयारी करने की कोशिश की है। और ये केवल 50 प्रश्न नहीं थे, बल्कि इन प्रश्नों में कई अलग अलग ढंग के प्रश्न थे जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।